नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दावे में कितना दम, शिफ्टिंग पर सियासत गर्म। जी हां, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों को शिफ्टिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। एक केस की जानकारी छिपाने पर बीजेपी ने उनके नामांकन को निरस्त करने की मांग की है, जिसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लेकिन फिलहाल हो हल्ला कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस दम भर रही है कि मीनाक्षी को 62 से ज्यादा वोट मिलेंगे। इधर बीजेपी तीसरी सीट पर जीत का दावा कर रही है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एकजुटता का नाटक। कांग्रेस विधायक पहुंचे कर्नाटक। हाथों में बैग, चेहरों पर मुस्कान और एक एक कर विमान में सवार होते कांग्रेस विधायक। भोपाल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों ने फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिन विधायकों के बारे में कांग्रेस दावा कर रही है कि वे पूरी तरह एकजुट हैं, जिनके दम पर 62 से ज्यादा वोट मिलने की बात कही जा रही है, जिनके विधायकों को अब भोपाल से कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ कांग्रेस के नियंत्रण में है, विधायक एकजुट हैं, तो फिर इतनी कवायद क्यों? अगर अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, तो फिर बाड़ाबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? और कैसे कांग्रेस उम्मीदवार को 62 से ज्यादा वोट मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रलोभन की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की राजनीति, वो लड़ाई हमारी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब महाराष्ट्र के जब चुनाव के अंदर वो ले आ सकती है आसाम में, क्योंकि कांग्रेस के हम अपने विधायक नहीं ले आ सकते। 62 विधायक एकजुट है और इससे ज्यादा वोट मिल सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ। कमलनाथ जी जा रहे हैं सर। मीनाक्षी नटराजन को 62 से कम वोट नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं। भाजपा के विरोध भाग कुटिल राजनीति करते हैं, उनको धौंस देंगे, दपड़ देंगे, मुकदमे कायम करेंगे, इसलिए निर्णय लिया है पार्टी ने। बीजेपी ने महेश केवट को मैदान में उतारकर राज्यसभा की तीसरी सीट का मुकाबला रोचक बना दिया है। तीसरे उम्मीदवार की एंट्री के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दावा कर रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन को 62 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ उन्हीं वोटों को सुरक्षित रखने के लिए विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा रहा है। लिहाजा बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोहभंग हो चुका है, विधायकों को शिफ्ट करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, शिफ्टिंग कोई कहीं भी करे, शिफ्टिंग करने से नहीं होता। आज कांग्रेस की हालात देश के अंदर ऐसी हैं कि उनके जनप्रतिनिधि, उनका कार्यकर्ता आज कांग्रेस से उसका मोह भंग हो चुका है। और हालात ये हैं कि जो अंतरात्मा की आवाज है, लोगों को लगता है कि हमें कुछ करना है, इसलिए शिफ्टिंग करें, इससे कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरा प्रत्याशी भी अच्छे बहुमत के साथ इस राज्यसभा के चुनाव में जीतेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के दावे, उसकी रणनीति दोनों अलग अलग कहानी कहते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा चुनाव की सबसे बड़ी बहस तीसरी सीट नहीं बल्कि कांग्रेस का भरोसा बन गया है। अगर 62 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, तो वो अतिरिक्त वोट कहां से आ रहे हैं? अगर जीत तय है तो शिफ्ट क्यों? और अगर पार्टी पूरी तरह एकजुट है, तो फिर पहरेदारी की नौबत क्यों आ गई? खैर, ये बाड़ेबंदी कितनी असरदार रहेगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, जब कांग्रेस उम्मीदवार को 62 से ज्यादा वोट मिलेंगे तो बाड़ेबंदी क्यों? दूसरा सवाल, बीजेपी तीसरी सीट पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन इसके पीछे क्या गणित है? तीसरा सवाल, क्या राज्यसभा का यह चुनाव दोनों दलों के लिए भविष्य की रणनीति तय करने वाला होगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 62 प्लस
तो फिर डर किस बात का, शिफ्टिंग क्यों? और ये आंकड़ा कहां से जुटाएंगे? 62 तो आपके पास हैं। क्या बीजेपी भी के विधायक भी आपसे संपर्क में हैं? जी, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर उतर सकती है कि जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग सुरक्षा तो करते तभी हैं होती है ना अपनी जब सत्ता डर हो। की। भाई आप अपने कोई घर में भय नहीं पहरेदार है, तभी बिठाएंगे लेकिन ना, इनकी नियत चौकीदार को- तभी लगाएंगे जब आपको चोरी होने का डर हो। नहीं, सावधानी और सजगता भी आवश्यक है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के लुटेरे सक्रिय हो गए हों, ऐसी स्थिति में अपनी भाड़ेबंदी करना कोई अपराध थोड़ी है। सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे विधायकों को किसी भी प्रकार से ये लोग प्रेशर में ले सकते हैं। सारी एजेंसियां इनके हाथ में, और एजेंसियों का दुरुपयोग करना कोई नई बात थोड़ी है। ये लोग दुरुपयोग करते हैं। देखिए ब्रजेश जी, बड़ी साफ बात है, कांग्रेस पार्टी तो संघर्ष करने की आदी है। संघर्ष उसके डीएनए में है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से किया था, अब दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष। जो इन्होंने सत्ता को, जो राजनीति को व्यापार बना दिया है, इन व्यापारियों से संघर्ष करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो अंबिका जी, लेकिन आपके अपने पास आप तो को कोई पूरा एजेंसी है सुरक्षित नहीं, रखें। एजेंसी नहीं है, तो आप कैसे ला रहे हो बीजेपी के विधायकों को? जो आप कह रहे हो उनके संपर्क में है, आपसे संपर्क कर रहे हैं, वो तो माल दिया कि आप भी खरीद रहे हैं? देखिए, बीजेपी के विधायक तो स्वाभाविक रूप से संपर्क में है। जितना घुटन महसूस कर रहे हैं, वहां अच्छा। वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वो अपना भविष्य भी देख रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अब कोई जमीन बीजेपी की मतलब आपके यहाँ से जो जाता है वो माल लेकर जाता है, और आपके यहाँ जो आता है वो घुटन महसूस करके आता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल 24 कैरेट के लोग हैं, आप तय मानिएगा। हम वो तोड़-फोड़ की 2020 में भी राजनीति देखा, नहीं हमने बिहार में भी देखा, दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। आप लोग बड़े सुधीर लोग हो, आप लोग बड़े वास्तव में योग्य लोग हो। एक बात मैं जरूर कहता हूं कि सनातन में आत्मा अजर अमर है कि नहीं है? और अगर आज अजर अमर आत्मा है, तो आज अटल जी की आत्मा क्या कर रही होगी इन व्यापारियों को देखकर, कि हमने अपनी विरासत कैसे हाथों में सौंपी है। जो अटल जी कहते थे कि मैं जोड़ तोड़ करके उस सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता, ये लोग उनकी बोली लगा रहे हैं। लेकिन जो 10-10 देखने वाले करोड़, पे 500 नजरिया है ना, करोड़। और जो लोग कह रहे हैं वो अपना इतिहास भी देख लें कि किस तरह से उन्होंने आपातकाल लगाया है, किस तरह से चुनी हुई सरकारें गिराई। तो उनके पूर्वज भी देखते होंगे तो कहते होंगे, गांधी जी जब देखते होंगे कि हमने देश आजाद कराया था, क्या कर रहे हैं, तो आप पर भी लागू होता है। पर तो बिल्कुल इस समय आपकी बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है। जब वास्तव में लोकतंत्र संकट में हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, तो प्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, वही तो अब तो अपेक्षा दोनों हम पक्षों आपसे की कर गिना रहे रहे हैं ना खामियां, हम एक तरफ नहीं देखिए, चला रहे, विजय दो धारी तलवार है, वो विजय दोनों तरफ चलती है प्रेस की। विजय सिंह, विधानसभा का गणित बिल्कुल साफ है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, 1 सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। ये लोग कैसे लाल टपका रहे हैं, कैसे तो सीधा लालायत सीधा हैं, आपको अब क्या बाकओवर करेंगे? दे देना चाहिए था। ये हार्श ट्रेडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये मनसा रखते हैं कि ठीक नहीं है। रखते हैं, ये सूचना की बात। तो आपकी सूचना मनसा पर की सवाल है धज्जियां हमारे- ब्याज जी, अंक गणित ये आपके पास है नहीं है, फिर तीसरे का दावा कैसे कर रहे हैं आप? सूचिता कहां से का लाएंगे चीर विधायक? हरण कर रहे हैं। ठीक है, सूचना की बात कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए। सूचिता का चीरण कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए, कहां से लाएंगे ब्याज जी? ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कांग्रेस कहाँ जा रही है। कर्नाटक, मतलब नाटक, कर्नाटक, कांग्रेस कर्नाटक। आप संधि विच्छेद कर दिए पूरा, तो स्पष्ट हो जाएगा कांग्रेस क्या करना चाह रही है। स्पष्ट रूप से सिर्फ नाटक करना चाह रही, क्योंकि इनके वरिष्ठ नेताओं को सुना है। नहीं, वो नाटक हमने पहले भी देखा है ना 2020 में। नहीं ब्रजेश जी, वो तो लंबा इतिहास है। 1967 से प्रारंभ हुआ था आयाराम गयाराम, उसके बाद में दल बदलन नियम लेके आए, उसके बाद में चुनी हुई सरकारों को 90 बार गिराया। गैर लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकारों को गिराया। राम मंदिर वाले विषय में जो विषय एक ही जगह था, लेकिन उसके बाद भी 4 सरकारों को गिराया। तो एक लंबा इतिहास है। आप श्रद्धेय अटल जी की बात कर रहे थे, श्रद्धेय अटल जी तो प्रसन्न हो गए, 1 वोट से सरकार गिराकर किस तरह से अट्टहास कहा जा रहा था। उस समय अटल जी ने कहा था, मुझे लगता है कांग्रेस ही आज उस बातों को भूल गए कि एक समय आएगा जब आप कर्मा कम्स बैक। और आज स्थिति कि आज इन्हीं के नेता, इन्हीं के विधायक, इनके जो है नेतृत्वकर्ता असहज है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनको सुरक्षा की दृष्टि से जो है बंदी बनाया जा रहा है। तो मुझे वो तो लगता कह रहे हैं कि है आप एजेंसियों का दुरुपयोग करते हो। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं धौंस देते हो, धपट देते हो, मजबूर कर देते हो, इसलिए भेज रहे हैं।
ये तो 2018-19 में कहा गया था कि 150 डीएमओ को फोन लगाया आदरणीय अमित शाह जी ने। बताइए, उसके बाद जब पूछा गया कि कहाँ लगाया, कोई उसके लिए एग्जाम्पल नहीं था। और ये तो कांग्रेस ऐसा दल बन चुकी है कि या तो सेनापति गायब हो जाता है या सेना गायब हो जाती जो इनसे जुड़ते हैं। ममता जी आई तो पीछे सेना गायब, उद्धव जी आए तो सेना गायब, उसके बाद में असम के नेता आए हेमंत बिस्व शर्मा तो सेनापति पूरे सेना के साथ में गायब, डीएमके की पूरी सेना गायब। तो आज कांग्रेस का इतिहास और चरित्र यह हो चुका है कि आज जो कांग्रेस के समर्थन में आएगा, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई दल हो, या तो वो अपनी सेना गवा देगा या सेनापति पद को गवा देगा। अच्छा, आप तो बताओ, आज आपके पास अंगगणित है या सिर्फ इसलिए दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अस्थिर दिखे, गुटबाजी दिखे, उसमें ये राजनीति कर रहे हैं कि वाकई में जीतने वाले हैं? अंगगणित है आपके पास? भाई ब्रजेश जी, नरेश ज्ञानचंदानी जी ने तो ट्वीट करा ना, तो उनका ट्वीट वोटर उनका नहीं है स्वयं ना। का था, दिग्विजय सिंह साहब का भी था। उनका ट्वीट जो था वो जीतू पटवारी की बात। भाई 2 बार के हुजूर विधानसभा के कैंडिडेट है, मुख्य नेता थे इनके, और लगभग 37 सालों से वो कांग्रेस के लिए राजनीति कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो संपर्क हुआ होगा। और मीनाक्षी नटराजन की खिलाफत करने वाले नेता स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी की खिलाफत तो कर नहीं सकते, क्योंकि पैराशूट एंट्री तो आदरणीय राहुल जी के माध्यम से हुई है। और जिन जिन भी राज्यों में हुई है, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग, बिहार में क्रॉस वोटिंग, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग, उसके बाद में अहमद पटेल वाला विषय गुजरात का 2017 में, उस समय भी यही परिस्थिति निर्मित हुई। अजय माकन वाले विषय में यही परिस्थिति निर्मित हुई। तो कांग्रेस का तो स्वयं का लंबा चरित्र और इतिहास रहा है। दूसरी तरफ है कि निश्चित रूप से 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो होता है वो सिर्फ पार्टी हित में सोचता है, एक होता है वो देश हित में सोचता है। जो भी व्यक्ति देश हित में सोचता है, समाज हित में सोचता है, निश्चित रूप से वो जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के मतलब चुनाव, सिर्फ उम्मीद पे आप की पूरी रणनीति टिकी हुई है। हो सकता है किसी में देशभक्ति जाग जाए, किसी को मोदी प्रेम जाग जाए तो आपको वोट दे दे, बस उम्मीद है एक। नहीं ब्रजेश जी, उसके अलावा उम्मीद के अलावा भी 164 की मेजोरिटी के साथ में हम 64 के अलावा इनके 2 जा चुके। और अभी भी उमंग सिंघार साहब का बयान सुनो। अभी तक वे कहते थे कि निर्मला सप्रे जी हमारी सदस्यता नहीं है, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि अगर वो क्रॉस वोटिंग करेगी तो सदस्य नहीं रहेगी। अब ये देखिए, 2 तरह के संवाद को अर्जित करना, उत्पन्न करना, ये कांग्रेस का चरित्र है। आ रहा हूं अंबिका जी। जी बोलिए अंबिका जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, इनका चरित्र है 2 साल से निर्मला सप्रे को इन्होंने अपने यहाँ कैद करके रखा है, मानसिक रूप से कैद करके रखा है। तो ले जाते आप कर्नाटक, ले क्यों नहीं गए? कांग्रेस की विधायक हैं। अरे और ये बड़ा आप इसी चैनल पे कई बार कह चुके हो कि कांग्रेस की विधायक नहीं है वो, और आज कह रहे हो कांग्रेस की विधायक की जरूरत पड़ी तो ले जाते कर्नाटक आज उनको उमंग भी। सिंघार ब्रजेश जी, आज उमंग सिंघार साहब झूठ बोल रहे हैं क्या? आज भी लोग बोल रहे हैं कि हमारी सदस्यता है। भाई अभी तक कांग्रेस तो के संबल पर जीती है। 2 साल से उमंग सिंघार साहब झूठे हैं, जीतू पटवारी जी झूठे हैं। लेकिन अंबिका जी, आप ये अन्याय कर रहे हो, उनको आप कर्नाटक नहीं ले गए कम से कम। ना अंबिका जी कि आपके नेता झूठे हैं, वो झूठे नेता जो कह रहे थे कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सही है ना? अब आज अगर वोट की बात आ गई, मलाई की बात आ गई, तो आप कह रहे हैं कि वो क्रॉस वोटिंग करेगी तो हमारी सदस्य नहीं रहेंगी। लेकिन अभी तक जो है आप उनकी खिलाफत कर रहे थे। उसके साथ अब चल जाएंगे। ठीक है, वो तो पता चल जाएगा किस तरफ है निर्मला जी अभी। लेकिन रमेश जी, क्या ये राज्यसभा चुनाव दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है और भविष्य की राजनीति तय होगी इससे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये तीसरी सीट जो है ये भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए वाकई प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, और इसका परिणाम भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। मोटे तौर पर मान करके चलिए कि अगर कांग्रेस ने अपनी सीट सुरक्षित रख ली और भाजपा जीत नहीं पाई, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत उबाल आने की संभावना है। और अगर भाजपा जीत गई और कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस में उबाल आने की संभावना है। क्योंकि अगर आप भाजपा को देखेंगे तो ये उन्होंने अपना जो गण है वो थोड़ा सा रातों रात बदला। पहले उनका जो फोकस अपनी 2 सीटों पर था, तीसरी सीट की वो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस के भीतर से कोई विद्रोह कर दे तो वो उसको सपोर्ट कर दें। लेकिन अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करने का जो निर्णय हुआ वो अंतिम क्षणों में निर्णय हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जिस किसी भी समूह ने तीसरा सीट के लिए निर्णय कराया होगा, तो स्वाभाविक रूप से अगर वो सफल हो गया तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा नेतृत्व पर, और सफल नहीं हुआ तो उसका प्रभाव नेतृत्व पर पड़ेगा। ठीक यही इस कांग्रेस की है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना शर्मा जी कि प्रेशर बनाने के लिए कि कांग्रेस में देखें कितनी अस्थिरता है, कितना वहां पे गुटबाजी है, ये चेक करने के लिए, मजे लेने के लिए भी खड़ा कर दियो, क्योंकि पहले भी गोटिया को खड़ा कर चुके हैं, वो हार चुके हैं।
नहीं, देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस में थोड़ा सा चिंता पैदा करना, और इस बहाने अगर कांग्रेस से कोई टूट करके आ सकता है तो वो आ जाए। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये एक दूरदर्शी रणनीति तो है, और इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में जरूर पड़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने सब लोगों को भेजा है कर्नाटक, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर भी ये लग रहा होगा कि हो सकता है एक दो लोग, क्योंकि भाजपा के कैंप ने ये कहा है कि 15 विधायक उनके टच में है। अगर 15 विधायक उनके टच में है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक थी, उन्होंने सब कर्नाटक भेजा। लेकिन कुल मिलाकर के ये चुनाव बहुत दिलचस्प है, और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली राजनीति को प्रभावित करेगा। जी, तो राजनीति तो प्रभावित होगी अंबिका जी, क्योंकि आप लोग तो दूध के जले हुए हो, छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हो। क्या ये सिर्फ रक्षात्मक दृष्टि से है, या वाकई में डर है आज भी कहीं कि 2020 ना दोहरा दिया जाए? डर ज्यादा है? नहीं ब्रजेश जी, कोई डर की बात नहीं है। हमारे 62 के 62 विधायक हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेंगे। डर तो इनको होना चाहिए। मैंने कई बार इसी चैनल के माध्यम से बोला है कि इनके उन्हें कहा कि डर, वो तो उनके तो हारने वाला ही कैंडिडेट है ना, उनके पास तो वोट ही नहीं है, हारेगा तो हार जाएगा। बहुत जल्दी देखिएगा, इतना जबरदस्त ज्वालामुखी फूटने वाला है इनके यहाँ कि ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से सत्ते में आ जाएंगे। देखो शर्मा जी कह रहे हार गए तो आपके यहाँ भी फूटेगा, फिर क्या नेतृत्व पर सवाल उठेगा? हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैजिक नंबर से बहुत ज्यादा वोट हमारे पास हैं, कोई जाने वाला नहीं है। पूरी तरह से प्रतिबद्धता हमारे नंबर आपके पास 2020 में भी थे ना। देखिए, वो तो इन्होंने ऑपरेशन लोटस और उसमें कितनी बड़ी थैलियां, ये लोग धन बड़ी प्रचुर मात्रा में इनके पास है। बहुत जबरदस्त रूप से इन्होंने प्रदेश को और देश को लूटा है। ये थैलियां लटकाए घूम रहे हैं बोली लगाने तो के इसलिए लिए। आपने सब परिवार सहित भेज दिया कि परिवार के माध्यम से भी संपर्क ना हो, थैली भी ना दे पाए। आज ही कांतिलाल भूरिया जी ने कहा, बहुत सीनियर लीडर है हमारे, कि 5 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। पैसा तो इनके पास कमी है नहीं पैसे की। भैया तो मोबाइल तो है कि फला आदमी का फोन आया है, रिकॉर्डिंग सुना देते आजकल, नाम बता देते किस आदमी के पास आया है, थाने पहुंच जाते FIR दर्ज कराने। ये लोग कोई भी हथकंडा अपनाने से बाहर नहीं आ रहे हैं। जबरदस्त रूप से कोशिशें कर रहे हैं। अवांछनीय जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे के सारे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। आप तय मानिएगा। अच्छा, वोट डालते समय यदि कोई क्रॉस वोटिंग कर देता है तब क्या करेंगे? तब क्या नेतृत्व पर सवाल नहीं उठेगा? आज तो ले गए आप, संपर्क नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और ये इस कांग्रेस पार्टी की मॉनिटरिंग, विधायकों की मॉनिटरिंग हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो पीछे खड़ा हुआ है वो नौजवान जिसको देश का विश्वास प्राप्त होने जा रहा है। कोई इस भी बार मॉनिटरिंग राहुल गांधी कर रहे हैं व्यास जी, और किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि 2020 में जेल चुके हैं। खड़गे साहब जी के मार्गदर्शन में राहुल गांधी पूरी, मतलब इससे ये भी तो पता चलता ना अंबिका जी कि ना आप दिग्विजय सिंह पे भरोसा है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने कोई जिम्मेदारी मुझे दी नहीं है पार्टी। उमंग सिंगार से पूछो, जीतू पटवारी से पूछो, हरीश चौधरी से पूछो, आप कह रहे हैं राहुल गांधी देख रहे हैं, मतलब भरोसा आप किसी पे नहीं बचा। जीतू पटवारी जी को मार्गदर्शन प्राप्त है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा नौजवान जिसको देश का विश्वास प्राप्त होने जा रहा है। आपने कहा मॉनिटरिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, व्यास जी मैंने एक कहा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जवाब आ जाएगा। खड़गे साहब जी के मार्गदर्शन। अरे अंबिका जी सुन लीजिए ना, ऐसी मॉनिटरिंग करते कि चलते चुनाव में जो चुनाव छोड़ के विदेश भाग जाते हैं, उसके बाद में आते हैं और एटम बम का आरोप लगाते हैं, हाइड्रोजन बम का आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी फूट नहीं पाता है क्योंकि वो होता ही नहीं उनके पास। और इस तरह की भ्रांतियां अफवाह फैलाकर आज तक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पद पर वे काबिज है। सिर्फ इसी तरह की भ्रांतियों का फैला के कभी विदेश में भ्रांतियां फैलाएंगे, कभी देश में भ्रांतियां फैलाएंगे, कभी कहेंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट है, कभी कहेंगे कि भारत में जो है अधिकार समाप्त हो रहे हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग कर करके और भय उत्पन्न करके आज वे राजनीति में, ममता जी के लिए कह रहे थे ना, पोलराइज कर रही है। आज जब चुनाव हार गई तो वो पोलराइज समाप्त हो गया और वो सोलराइज बन गई है, उनके साथ में जो है गलबाइयां कर रहे हैं। तो ये राहुल जी का और शीर्ष नेतृत्व का जो चरित्र है उसी के खिलाफ उड़ीसा, बिहार, हरियाणा आपको सचेत कर चुका है। लेकिन आप सचेत होने की जगह जल ही पतंगा मोहब्बत भार भाई खरबरंद ते नहीं सुन कहा भाई
समुचित एक ही मतिमंद, जो गधे रहते हैं वो बहुत सारा भार उठा के घूमते हैं, लेकिन इसका मतलब वो शूरवीर नहीं हो जाते हैं। तो सिर्फ बयानों के माध्यम से जिस तरह की चेतना जागृति की आवश्यकता आप लोगों को है, उस जागृति से आज कार्यकर्ता जागृत नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ता भ्रांत जरूर जाता है। रमेश जी, एक छोटा सा कमेंट चाहिए। क्या बाड़ेबंदी के पीछे ये माना जाए कि कांग्रेस विधायकों पर आज भी आला कमान को, प्रदेश नेतृत्व को भरोसा नहीं है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि अगर भरोसा होता तो फिर वो ओपन में रहते। वो पिछले दिनों अगर आप देखें, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में भी देखें, पिछले राज्यसभा के चुनाव में प्रदेश भर में भी देखें, क्रॉस वोटिंग हर जगह हुई है। हरियाणा में भी हुई है, झारखंड में भी हुई, कई जगह चूंकि क्रॉस वोटिंग हुई है। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने सावधानी बरती है तो मैं समझता हूँ एक दूरदर्शी इसको कदम ही माना जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों पर शो होगा उनका। और स्वाभाविक से फिर एक उदाहरण निर्मला उनके सामने मौजूद ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने विधायकों को ले गए तो शक का तो उसमें बहुत साफ इशारा है, शक हो उनको लेकर आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का। तो निश्चित तौर पर दावे में कितना दम है, ये तो बीजेपी आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उनके पास अंकगणित नहीं है। और आज भी क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, या वो ज़्यादा ही रक्षात्मक दृष्टि से उनको लेकर गई है? क्योंकि एक बार 2020 में वो ये झेल चुकी है। लेकिन अब राज्यसभा में कौन बाजी मारेगा? तीसरी सीट बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस अपने विधायकों को एक साथ एकजुटता का संदेश दे पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।